बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 15 राज्यों के 343 जिलों में किसानों को मुफ्त बांटे जाएंगे 8.20 लाख हाइब्रिड बीज मिनी किट। कृषि मंत्री तोमर ने कहा, उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ा रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चंदन की खेती एवं उसके स्वास्थ्य प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, इस पहल से युवाओं को चंदन की खेती की ओर आकर्षित करने और व्यापार के लिए भारत को एक अग्रणी बाजार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का जम्मू कश्मीर दौरा। कहा, केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान। कश्मीर में युवा उठा रहे हैं केंद्र की योजना का लाभ। सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थानीय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के स्तर तक ले जाने के लिए विजन प्लान 2021-2031 किया जारी। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महिला अधिकारों की बात करते हुए कहा कि हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सकें, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं
3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी, हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी। महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर से अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। देश भर में हजारों भवनों को, सार्वजनिक बसों को, रेलवे को दिव्यांगों के लिए सुगम हो। लगभग 700 वेबसाइट्स को दिव्यांगों के अनुकूल तैयार करना हो, दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष सिक्के जारी करना हो, करेंसी नोट भी। आपको शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा, अब जो हमारी नई करेंसी हैं उसमें दिव्यांग यानी जो प्रज्ञाचक्षु हमारे भाई बहन हैं, वे उसको स्पर्श करके ये करेंसी नोट कितनी कीमत की है वो तय कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है। शिक्षा से लेकर स्किल्स से लेकर अनेक संस्थान और विशेष पाठ्यक्रम बना रहा हो। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मानवाधिकार का दुरुपयोग कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का सेलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, हमें इससे बचने की जरूरत है। मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समाज के हर क्षेत्र के पीड़ितों की आवाज बनने का सफल प्रयास किया है। चाहे कस्टोडियल डेथ हो, चाहे गटर के अंदर उतरकर गटर को साफ करने वाले का अधिकार की बात हो, चाहे आदिवासी दलित समाज के अधिकार की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन ने
पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि यात्रा आगे पर भी चालू रहेगी, जारी रहेगी और भारत के अंदर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जो अच्छा काम हुआ है इसको और अच्छी तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। किसानों को मुफ्त बांटे जाएंगे हाइब्रिड बीज मिनी किट। 15 राज्यों के 343 जिलों में किसानों को मुफ्त 8.20 लाख हाइब्रिड बीज मिनी किट बंटेंगे। उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ा रही है सरकार। मुरैना व श्योपुर में 2 करोड़ रुपए के सरसों बीज मिनी किट निःशुल्क मिलने की हुई शुरुआत। 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उत्पादकता देने वाली किस्मों के बीज शामिल। इस कार्यक्रम के लिए 1066.78 लाख रुपए आवंटित किए गए। चयनित किस्में JK 6502 चैंपियन और डॉन हैं। HYV की तुलना में अधिक उपज देने के कारण किया जाता है हाइब्रिड का चयन। साथ ही उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन मोड पर हो रहा है काम। 11,000 करोड़ रुपए के खर्च से ऑयल पाम का राष्ट्रीय मिशन भी प्रारंभ किया गया। किसानों को PM किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4-4 हजार रुपए किसान सम्मान निधि सालाना अलग से दे रहे हैं। MSP पर खरीद दिनों दिन बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने किसानों से सरसों की ज्यादा से ज्यादा बुआई करने का किया आग्रह। कृषि सचिव ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि के जरिए आत्मनिर्भर भारत का होगा निर्माण। हाइब्रिड बीज का पहली बार निःशुल्क किया जा रहा है वितरण। किसानों को मुफ्त बांटे जा रहे हैं हाइब्रिड बीज। और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इन दिनों जारी आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से चंदन की खेती एवं उसका स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम भारतीय चंदन की बुनियादी बातें एवं फायदे, बीजों का प्रबंधन, नर्सरी तकनीक और पौधे के स्वास्थ्य प्रबंधन पर आधारित है। मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए इस मुफ्त प्रशिक्षण पहल की सराहना की। उनका मानना है कि इससे युवाओं को चंदन की खेती की ओर आकर्षित करने, विलुप्त होती इस कला को पुनर्जीवित करने और व्यापार के लिए भारत को एक अग्रणी बाजार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। चंदन लंबे समय से भारतीय विरासत एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश ने चंदन के वैश्विक व्यापार में 85% का योगदान किया था। हालांकि बाद में यह तेजी से घटने लगा है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी लाभों के साथ चंदन का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर और फर्नीचर में होता है। वैश्विक स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया चंदन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जबकि सबसे बड़े बाजारों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान और भारतीय घरेलू बाजार शामिल हैं। साल 2020 में चंदन का वैश्विक बाजार $30 करोड़ था, जबकि विश्व व्यापार अनुसंधान ने 2040 तक इस बाजार का आकार $3 अरब तक पहुंचने का अनुमान जाहिर किया है। विकास की इस जबरदस्त क्षमता को पहचानते हुए मंत्री ने निर्यात के लिए गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाकर आगामी मांग को भुनाने के लिए तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने माना कि चंदन की खेती वाले राज्यों में IWST के नेतृत्व में चंदन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करने, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में मूल्यवर्धन के साथ साथ किसानों एवं युवा उद्यमियों के बीच खेती के नए तरीकों को शुरू करने जैसी तमाम पहल के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। DD न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास और सुशासन के विचार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने केंद्र शासित प्रदेश को व्यापक विकास के पथ पर अग्रसर किया है। उन्होंने कश्मीर के युवाओं से आगे आकर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनने की अपील की।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 3 दिन से जम्मू कश्मीर में हैं। आज इनके दौरे का तीसरा दिन, जहां पर कई प्रोग्राम्स को इन्होंने इनॉग्रेट किया और बहुत से लोगों से इन्होंने बातचीत की। सर, स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आपने शुरुआत की अवंतीपोरा से, वहां पर एक अनोखे तरह का प्रोजेक्ट का RAS प्रोजेक्ट जो अभी तक ऑल टुगेदर न्यू है, किस तरह से वो इस टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बूस्ट करेगा, किस तरह से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा? आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना लेके आया। इस स्कीम में 20,000 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अवंतीपुरा में एक नया महिला एंटरप्रेन्योर, शी कम फॉरवर्ड, शी इज स्टडीइंग कॉलेज ओनली, शी कम फॉरवर्ड टू सेट अप a unit there and she is availing the facility under PMMSY and she set up the new scheme that recycling water and ये नया टेक्नोलॉजी लेके ये प्रोजेक्ट करा। उनका सब्सिडी भी मिला। सी इज वेरी हैप्पी। पीपल दे आर ऑल वेरी हैप्पी टू दिस आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द आर्टिकल 370 दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू themselves engaging as entrepreneurs and now they are seeing in the ground the development work, how is going, how the roads are connectivity is getting, how they are all getting houses under Prime Minister Housing Yojana, and they are seeing how they are getting water under Jal Jeevan Mission. मत्स्य पालन के साथ ही आपने कहा कि जो दुग्ध उत्पादन है या फिर इसके अलावा जो भेड़ पालन है, इन व्यवसाय में भी ऑप्शनल रोजगार के बहुत सारे अवसर रहते हैं। इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं और किस तरह से जो लोग हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो, या फिर जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स हैं या मार्केट में उनका एक सही representation हो, इसके लिए क्या कुछ किया गया है? Our government and our Prime Minister Narendra Modi ji's motto is we have to increase income of farmers. That double the increase, that is our motto. That's why we are boosting the animal husbandry also. In this animal under Rashtriya Gokul Mission, our cabinet approved 54,000 crore in this sector, and PMMSY, Prime Minister Matsya Sampada Yojana, 20,000 crore. This is the first time in the history in the fisheries we invested 20,000 crore in this sector. क्या कुछ संदेश आप यहाँ पर आवाम को और युवाओं को देना चाहेंगे? Last 3 years I visited here. I met so many people. They are all very happy to taking government schemes, and I want to tell the youths of this valley, a new generation is coming up, and under the Prime Minister Shri Narendra Modi ji's efficient government, after the revocation of Article 370, they are all come forward to a mainstream. केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर युवाओं के लिए और आवाम के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि वो न केवल आत्मनिर्भर हो बल्कि आत्मनिर्भर भारत में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएं। कैमरामैन संदीप मुरली के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में महाविकास अघाड़ी द्वारा बंद का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य की सरकार और महानगरपालिका प्रशासन की मिलीभगत है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण और बाढ़ के कारण इतने बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ, एक नए पैसे की भी मदद किसानों को इस सरकार ने नहीं की। लखीमपुर की घटना गंभीर है, उस पर वहां की सरकार कार्रवाई कर रही है, पर यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार को यह नैतिकता भी है क्या कि वो इस प्रकार का काम करे? और इनका ढोंगीपन देखिए, राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो उस पर ये बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर महाराष्ट्र बंद करने को ये लोग तैयार है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बांटने के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को इस योजना से प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि 2011 की जनगणना के उन आंकड़ों के अनुसार इसमें
SECC के सर्वे के अनुसार जो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो छूट गए थे, वे भी अपने आप को वे उपेक्षित महसूस न करें, इसके लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में जब सर्वे किया, इस प्रकार के लोगों की शिकायतें आ रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे 8,43,000 परिवारों को, यानी 8,43,000 का मतलब उस समय भी अगर इस संख्या हम देखेंगे तो लगभग यह संख्या काफी हद तक, मुझे लगता है लगभग 45 लाख के आसपास की संख्या ऐसी थी जिनको हम लोगों को उस समय इसके साथ हम लोगों ने उस समय जोड़ा था। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 93,487 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,48,875 टन का हुआ था। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 78,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 39,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 38,65,000 हेक्टेयर रहा था। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 अक्टूबर को उड़द का भाव था 6,365 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 260 रुपए की तेजी आई और भाव 6,625 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,050 रुपए, जो 9 अक्टूबर को 8,070 रुपए था। वहीं राज्य की ही बलरामपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 11 अक्टूबर को उड़द बिना किसी उठापटक के 7,800 रुपए पर बिकी। उड़द के भाव में स्थिरता का सिलसिला गाजियाबाद मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 9 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8,250 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,250 रुपए पर कायम रहा, जबकि मेहरौनी मंडी में उड़द के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ शनिवार को उड़द का भाव रहा 4,500 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 4,600 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 69,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 13,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,99,000 हेक्टेयर था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है।
जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को गिनी चुनी मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 9 अक्टूबर को तिल का भाव था 8,375 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,390 रुपए पर। राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में 225 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 अक्टूबर को सफेद तिल का भाव रहा 9,105 रुपए, जो 9 अक्टूबर को 9,330 रुपए था। इसी तरह राजकोट मंडी में 9 अक्टूबर को काले तिल का भाव था 12,375 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदों में 875 रुपए की नरमी आई और भाव 11,500 रुपए पर आ गया। जबकि इस दौरान राजकोट मंडी में सफेद तिल के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ शनिवार को सफेद तिल का भाव था 9,000 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 9,500 रुपए पर हो गया। वहीं राजस्थान के जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 11 अक्टूबर को तिल बिना किसी उठापटक के 8,900 रुपए पर बिका। राज्य की लालसोट मंडी में भी तिल के भाव में स्थिरता बनी रही। यहाँ 11 अक्टूबर को तिल के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 9,301 रुपए पर बरकरार रहा। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतने। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।